हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो वही आज के इस लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगर्गी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। ठीक है, इसके अलावा रेट कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात किया। आखिर कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन है जो कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, स्लो पढ़नी चाहिए, वेरी फास्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, मॉडरेट टाइप की रिएक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो प्यारो इंतजार किसका कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखो। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। तो केमिकल काइनेटिक्स से पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए दो चीजें हमारे साथ सामने आ रही थी। एक आ रहा था रेट ऑफ, जब बेसिकली हम लोग रिएक्टेंट की बात कर रहे थे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ रहा था, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस आ रहा था। अच्छा, डिसअपीयरेंस को हम लोग रेट ऑफ कंजम्पशन नहीं बोल सकते, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, रिएक्टेंट जो होता है क्या होता है, घटता जाता है धीरे धीरे, और प्रोडक्ट क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो बेसिकली रेट ऑफ कंजम्पशन है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं ना। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, जैसे कि सपोज करिए हमारे पास रिएक्शन N2 गैस है प्लस हाइड्रोजन गैस है ना, और हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, ट्वाइस NH3 यानी अमोनिया मिलता है ना। अब ध्यान समझने वाली बात है, एक चीज बता दें, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग लिखा है, ये यूनिडायरेक्शनल है। हालांकि जब केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग के रेट की फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना है, इस चक्कर में हम लोग उसको यूनिडायरेक्शन के रूप में लिख रहे हैं। आ रही बात समझे। तो अब है क्या, इसमें हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये हमें पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट कुछ 24,400 किलो कैलोरी करके जो है निकलती है ना, वो हम लोग थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या बात करना है हम लोगों को। एक हम लोग बात करना है रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस की, और एक हम लोग बात करना है जो प्रोडक्ट है उसके अपीयरेंस की। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट और हमारे पास रिएक्टेंट है। अब देखिए, अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस है ना, ROA का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट N2 है ना। जो N2 है बेसिकली, N2 क्या है, रिएक्टेंट है, और N2 की जो कंसंट्रेशन लगातार घटती जाएगी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डी फॉर डिसअपीयरेंस यानी खत्म हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट N2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का डेल्टा N2 बटे डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा क्या है, अभी आगे जाकर हम लोग डिस्कस करने वाले। डेल्टा होता है एवरेज रेट, ये जो हम लोग अभी लिख रहे हैं ना, एवरेज रेट के बारे में लिख रहे हैं। तो माइनस का डेल्टा N2, यहाँ पर N2 की कंसंट्रेशन होगी, बटे नीचे क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा। यही पर अगर बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट किसकी बात कर रहे हैं, देखिए दो रिएक्टेंट ना हमारे पास, एक N2 और एक क्या H2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का डेल्टा, और यहाँ से देखिए H2 है ना, क्लियर है, यहाँ पे H2 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा T। तो हम लोगों ने यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 और H2 के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है ना। यहाँ पर रेट ऑफ अमोनिया की बात करें, अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है बेसिकली, है ना, अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है, आप बोल सकते हैं एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट NH3 है ना। तो आगे पीछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यों आया, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ NH3 बटे डेल्टा T है ना। अब ये इसके स्टाइकियोमेट्री पे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, इसके स्टाइकियोमेट्री से इसकी अपीयरेंस और इसके डिसअपीयरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इसकी स्टाइकियोमेट्री पे फर्क पड़ता है उसको रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ता है। अब हम लोग बात कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आराम से हम लोग लिख लेते हैं, स्टाइकियोमेट्री पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का डेल्टा N2 बटे डेल्टा T। अब देखिए इसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी, एक है, तो यहाँ पर एक लिखने कोई मतलब है नहीं, बराबर में। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन तो सब में बराबर होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 माइनस का डेल्टा H2 बटे डेल्टा T, क्योंकि इसकी स्टाइकियोमेट्री भी एक है, तो इसलिए यहाँ एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन बात करें यहाँ पर NH3 की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में डेल्टा NH3 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा T, और इसकी स्टाइकियोमेट्री 2 है, तो यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए कि जो इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये सब स्टाइकियोमेट्री पे फर्क नहीं, स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, बट रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी स्टाइकियोमेट्री पे
मतलब डिपेंड करती है। यहाँ पर 2 था इसलिए 2 लाए, यहाँ पर एक था, लाने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। एक एग्जांपल हम और लेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस का क्या मतलब होता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल हमने जिसे दिया AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब आप सोच रहे हो क्या ABB कर रहे हैं। देखिए ये जो ABCD है ना, यहाँ पर A और B तो रिएक्टेंट है, C और D क्या है, प्रोडक्ट है। जबकि ये जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d है, ये इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्लियर है, इनको हम मोल्स भी बोलते हैं ना, ये नंबर ऑफ मोल्स भी इनके अकाउंट बोले जाते हैं। अच्छा, अगर हम इसके रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करें तो इसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो वी विल राइट द रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR जो लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, माइनस का डेल्टा A बटे A इंटू डेल्टा T। ये देखिए A यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री थी, इसको मैंने लिखा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइनस का। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में हमें पता है माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है पॉजिटिव होती है, और चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार घट रही होती है, तो उस केस में यहाँ पर अलग वो ऑलरेडी माइनस होता है, ये माइनस लगाने से वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस का डेल्टा B बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा T, और ये चूंकि B कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्री है तो यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लस का डेल्टा C बटे C इंटू डेल्टा T, आ रही बात समझे, है ना, यहाँ से डेल्टा C बटे C डेल्टा T हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास बचता है प्लस का डेल्टा D बटे D इंटू डेल्टा T। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेंगे और इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ट्वाइस HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, है ना। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल बात किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं रेट की, रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, है ना। अगर रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट HI, है ना। HI की अगर बात करें तो कैसे लिखेंगे। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, तो यहां से हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस का 1/2 डेल्टा HI बटे डेल्टा T। ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें इसलिए स्टोइकियोमेट्री बटे में आई है। क्लियर है। यहीं पे अगर हम बात करें, अब रिएक्टेंट हमारे पास केवल HI था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग बात करेंगे रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, है ना। अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो प्रोडक्ट में कौन कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन और आयोडीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROR ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2 है हमारे पास। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा, क्योंकि प्लस का लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में है ना। तो यहाँ से डेल्टा हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा H2 बटे डेल्टा T, वो भी क्या है, क्योंकि 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट I2 गैस, क्योंकि I2 है, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का डेल्टा I2 बटे में डेल्टा T। तो ये कुछ तरीका है जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है लिखने का। सो बेसिकली यही जो है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का क्या है, तरीका है। इस तरीके से हमने सारे कई एग्जांपल लेके इनको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। गाइस अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कितने टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास होती है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द थर्ड वन इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके एक के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है ना, ग्राफ्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। देन इंस्टेंटेनियस बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होती है, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, यही तो होता है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा C बटे में डेल्टा T, यही तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट।
अब रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट तो टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है भाई, रिएक्टेंट ही तो कंज्यूम होता है और ये जाके फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट यहाँ पे लगातार डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट हमारे पास लगातार इंक्रीज करता है। तो अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे कि आखिर रिएक्टेंट किस तरीके से डिक्रीज करके किस तरीके से इसका ग्राफ फॉर्म होगा, इस तरीके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, तो हमारे पास एक टाइम है t और हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन को हम लोग c लिख दे रहे हैं, c कंसंट्रेशन है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ पर, और हमारे पास क्या है, टाइम है, और ये हमारा पास टाइम क्या है, t इक्वल टू 0। यहाँ पर इधर हम लोग y एक्सिस में हम लोग कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं और x एक्सिस में हम लोग टाइम ले रहे हैं। अब देखिए इसका जो ग्राफ होता है ना कुछ यूं आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह है ना, लगातार डिक्रीजिंग आता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इसको बोल सकते हैं हम लोग, मैथ में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितनी है, a0 है, a0 क्या है, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना, इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 पॉइंट पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की अपने पीक पे है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आई बात समझे, जैसे कि अगर बात करें किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे ना, अगर हम बात करें पर्टिकुलर हमारे पास टाइम t1 है, यहाँ पर हम t1 टाइम ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग t2 टाइम ले रहे हैं, तो t1 टाइम पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन है क्या है, ये t1 टाइम में कंसंट्रेशन यहाँ पर c1 है मान लीजिए ना, छोटा सा आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा हम क्या कर दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं है ना, ये जो रिएक्टेंट है हमारे पास इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रिएक्टेंट है ना, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर जिसके पास जो कंसंट्रेशन क्या है c1 है, और जो t2 की जो कंसंट्रेशन है, t2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है कितनी है, c2 है, क्लियर है, t1 पे कंसंट्रेशन c1 है, t2 पे कंसंट्रेशन क्या है, c2 है। तो ध्यान से देखिए कुछ हमारे पास जो चेंजमेंट है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या होगा भाई, c1 ये c2 ये, तो जो चेंज वो कितने का हुआ, इतना ही होगा, और जो टाइम की अगर बात करें तो यहाँ से t2 है और यहाँ से t1 है, जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये यानी ये हमारे पास डेल्टा t है और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है। इसी पर्टिकुलर चीजों से हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है लगातार क्या करती जाती है, डिक्रीज कर जाती है, तो यही हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट की, तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, लगातार इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम है t। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता है क्योंकि लगातार प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रही है। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल 0 है, अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है, हालांकि हम लोगों ने रिएक्शन में देखा था कि t इक्वल टू 0 पे फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है प्रोडक्ट का, उस केस में क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे से आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर t1 टाइम ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, t2 टाइम ले लिया, तो t1 टाइम में जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन c1 है और जो t2 की जो कंसंट्रेशन क्या है, c2 है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमारे पास हो रहा है c1 c2, तो देखिए जब बढ़ रहा है ना ये, तो ये जो गैप हो रहा है ना, यहाँ से c1 है यहाँ पर c2 है, तो c2 बड़ा है, c2 यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पहले बात कर लेते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर c2 की वैल्यू जो है, c2 की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू c1 बड़ा है c2 छोटा है, तो c1 बड़ा है c2 से, जबकि यहाँ पर बात करें c2 बड़ा है c1 से। तो यहाँ पर जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया वो कैसे आएगा, ध्यान देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज हमेशा बाद माइनस पहला होता है, तो पहले कितनी थी, c1 थी, बाद में कितनी थी, c2 थी, तो c2 माइनस c1 बटे डेल्टा t यानी कि t2 माइनस t1। तो यहाँ पर c2 माइनस c1, जो कि c2 छोटा है c1 से, तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना क्या आएगी, निगेटिव आएगी। भाई अगर छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो वो चीज माइनस में आएगी ना, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, इसमें अलग से माइनस लगाना पड़ता है ताकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, माइनस ना हो। आ रही बात समझे, तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज निगेटिव आ रही है और अलग माइनस लगाने से चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा क्या आएगा, c2 माइनस c1 अगर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, c2 माइनस c1 बटे t2 माइनस t1। अब इस केस में c2 बड़ा है c1 छोटा है, यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के केस में माइनस नहीं लगाते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिस्कशन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, और इस तरीके से इसके ग्राफ को हम लोग क्या करा, डिस्कस करा। अब हम लोग इसी में जानेंगे, इसी ग्राफ को ड्रॉ करके कि आखिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ये जो डिस्कशन था ये पर्टिकुलर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम लोग बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में एक चीज बताना भूल गए,
उसमें क्या होता है कि जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं वो एक फाइनाइट टाइम में करते हैं ना, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल होता है ना। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कोई हमारे पास टाइम इंटरवल नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, बहुत ही कम समय के लिए। ध्यान से देखिए, इस ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राफ हमारे पास वही सेम है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। यहाँ पर T1 पे C1 है, T2 पे C2 है। कंसंट्रेशन की बात करें, यहाँ पर T1 पे C1 है, T2 पे C2 है। यहाँ पर जो है C1 जो है क्या है, बड़ा है C2 से, जबकि यहाँ पर C2 बड़ा है C1 से। क्लियर है? और हमेशा C2 माइनस C1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसीलिए अलग से माइनस लगाना पड़ता है। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करते हैं। सपोज करिए हमने इस पॉइंट पे बात करी, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे देखिए, अगर एक पॉइंट पे बात करेंगे तो कभी भी हमें टाइम इंटरवल मिलेगा ही नहीं। अगर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमें कहां टाइम इंटरवल मिल जाएगा? एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए ना, इसमें तो नहीं मिलेगा हमको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें टाइम इंटरवल नहीं मिल रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को जो डिफाइन करते हैं वही क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में तात्क्षणिक, है ना, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। ये हिंदी वाले समझ ले, हालांकि हम पीडीएफ देंगे तो उसमें सब लिखा होगा। हालांकि तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर जो होती है क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इंस्टेंटेनियस क्या होती है, माइनस का डी सी बटे डी टी, माइनस का डी। अब देखिए यही बात है, जब इंस्टेंटेनियस होगा तो माइनस का डी लग जाता है, डी लग जाता है। क्लियर है? और सी तो अपन समझ में आ रहा है कि आगे क्या होता है ना। अच्छा, इसकी ये क्यों है, तो C2 माइनस C1 हम लोग करेंगे तो हालांकि माइनस आता है और अलग माइनस लगाने का फंडा ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पर भी सेम ही चीज होगी, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा, प्लस का डीसी बटे dt, है ना। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो डीसी बटे dt यहां पर दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। ये जो स्लोप ऑफ लाइन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एक स्लोप जो है ड्रॉ करें, स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे, उस पर्टिकुलर लाइन पे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। उस ग्राफ पे एक, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। और वो स्लोप ऑफ लाइन ही क्या देगा हमको, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन दैट द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, यानी डीसी बाय dt क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा। यहाँ पर भी यही चीज है, स्लोप ऑफ लाइन हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। आ रही बात समझे? तो हमारे हिसाब से हम समझाने में सफल हुए होंगे कि आखिर क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। सो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, मतलब जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या डिस्कस किया कि जो स्लोप ऑफ लाइन है ना, जो स्लोप ऑफ लाइन है ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। भाई किसी भी लाइन की अगर हम लोग स्लोप निकाल लें, यानी स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और चूंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला फंडा लगता है इसमें, है ना, उस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, वो भी इंस्टेंटेनियस। अच्छा, एक रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आखिर क्या रिलेशन होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इनमें? तो देखिए कुछ खास रिलेशन नहीं है। अगर हम लोग क्या करें, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर रिएक्टेंट की अगर बात करें कंसंट्रेशन की, तो हम लोग अगर रेट डिफाइन करते हैं, तो रेट अगर डिफाइन करें डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, ये हमारे पास जो आएगा क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। लेकिन अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस निकालना है, क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या हो जाता है, वो डीसी बटे dt हो जाता है। ये कैसे आता है, अगर हम लोग क्या कर लें, किसी भी डेल्टा टी टेंडिंग जीरो, क्योंकि हमने बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस होता है बहुत ही पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, एकदम टाइम जो है 10 कर रहा हो, यानी कि बहुत ही जीरो टाइम, मतलब बहुत ही कम समय के लिए, मतलब जीरो टाइम के लिए। तो जीरो टाइम के लिए मतलब क्या है, अगर हम लोग क्या ले लें, इसमें लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग जीरो। अगर लिमिट ले लिया जाए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो कि जीरो को टेंड कर रहा हो, तो वही क्या हो जाता है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग क्या कर लें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लिमिट ले लें, और लिमिट वो भी किसमें, डेल्टा टी टेंडिंग जीरो में, तो हमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की। देखिए इनिशियल रेट क्या होता है, रेट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। अगर किसी टाइम जीरो पे अगर हम बात कर रहे हो तो उसमें जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट। अच्छा, आप बोलेंगे कि इनिशियल रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फर्क हुआ, जब टाइम जीरो की बात हो रही हो, समझते हैं।
देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या था, जैसे सपोज करिए हम बाइक चला रहे हैं, अब बाइक चलाते समय हमारी कुछ स्पीड रही होगी, एक इनिशियल स्पीड रही होगी जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइक कुछ समय के लिए, ठीक है। तो जो जिससे हम लोग बाइक स्टार्ट कर रहे हो, तो जब हमारा इनिशियल स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड, उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से जब केमिकल रिएक्शन शुरुआत में स्टार्ट हो रही होगी तो वो क्या कहलाएगी, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में, तो शुरुआत हो रही होगी तो वो वाला जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होगा, उस पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा वही क्या कहलाएगी, इनिशियल रेट कहलाएगी। लेकिन अगर हम बात सपोज करिए कि हम लोग ऑलरेडी बाइक चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम में एक दोस्त ने आपने क्या फोन करके पूछ लिया, हाँ भाई साहब बताइए जरा अपने रास्ते में क्या है, आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है इस समय कितनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि स्पीड क्यों बोले, क्योंकि स्पीड ही तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वही तो रेट कहलाती है। आई बात समझे। तो अगर उस पर्टिकुलर टाइम किसी टाइम पूछ लिया कि भाई बताइए, तो वो जो टाइम जिस टाइम पे आपने पूछा है ना, वही क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जब रिएक्शन हो रही होगी उस पर्टिकुलर किसी टाइम पे आप कोई भी पर्टिकुलर टाइम निकाल लीजिए और उस टाइम पे जो स्पीड होगी उसकी जो रेट होगी वही क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगी। तो हमारे हिसाब से दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनिशियल रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन इज दैट। अच्छा, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन मतलब क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि अभिकारक की सांद्रता है ना, समय के सापेक्ष जो हमको गिवन है यानी दी गई है वो कुछ यूं दी गई है। अच्छा, तो हम कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, डीसी बटे dt निकाल लेंगे और टाइम t इक्वल टू 0 पे। अब ये डीसी बटे dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ के बारे में पता हो, जो बायो वाले स्टूडेंट है उनको समझा देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैथ वाले तो जानते होंगे। ये dt जो है वो किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की, हालांकि सी कंसंट्रेशन है लेकिन कोई भी क्वांटिटी कोई भी चीज होती है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिफरेंशिएशन है वही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में बता देते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों ने किसी का टाइम के स्टूडेंट डिफरेंशिएशन किया है, तो dt ऑफ t की पावर n है ना, फार्मूले होते हैं जो फार्मूले हम लोग को ध्यान होना चाहिए। तो dt यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किसका, t की पावर n का, ये फार्मूला होता है n t की पावर n माइनस 1। और अगर हम लोग क्या कर लें, किसी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, k क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों 0 होता है, क्योंकि जब कांस्टेंट फंक्शन है तो वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तो इसलिए 0 हो गया, सिंपल सी बात है। तो यहां से हम लोगों को पता होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अगर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dc बटे dt बराबर, यानी कि सब में dt लग जाएगा, dt ऑफ -6 प्लस 15t माइनस 40 स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, dc बटे dt बराबर ddt, हालांकि हम अब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ध्यान देखिएगा। अब ये जो हमारे पास 6 है, 6 क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए प्लस 15 कांस्टेंट पार्ट है। अच्छा ध्यान से समझिए, जब भी कोई कांस्टेंट पार्ट किसी पर्टिकुलर वेरिएबल फंक्शन के साथ अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है, लेकिन अगर वो अकेले होता है तो 0 हो जाता है। यहाँ पर 0 हो जाएगा बट यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये इसके साथ है t के साथ, तो इसलिए 0 नहीं होगा, इसको हम एक बार लिख देंगे। और इस t का हम लोग क्या करेंगे, इस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहेगा, t की पावर n वाला। तो t की पावर यहाँ पर कितनी, 1 है, तो जब t की पावर 1 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, n की जगह कितना हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू t की पावर 1 माइनस 1। तो t की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 0। तो t की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, यानी कि आपको याद रखना होगा t की पावर, t का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 4 को लिख लिया। अब t स्क्वायर, तो जो t स्क्वायर है यानी कि n की जगह कितना हो जाएगा, 2। तो जब जैसे हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2t की पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 n की जगह 2 है ना यहाँ पे, तो 2t 2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ओवरऑल 2t आ जाएगा। समझ रहे ना बात को, 2t आ जाएगा, यानी कि t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t हो गया, 2t into 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 8t, यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया है 15 माइनस 8t। तो यहाँ से जो डिफरेंशिएशन आया 15 माइनस 8t आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर ले, t इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो फाइनल हमारे पास आ गया है आंसर, dc बटे dt बराबर आ गया है, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 15। तो जो हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ गई है वो क्या आ गई है, 15 आ गई है। तो ये क्वेश्चन है जो कि हम पूछे जाते हैं जनरली, है ना, 12th में तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ रेट, है ना, यूनिट ऑफ रेट, क्लियर है। यूनिट ऑफ रेट की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ रेट जो है दो चीजों में डिस्कस की जाती है, एक हमारे पास जो है गैसेस फॉर्म है, ठीक है,
और एक हमारे पास एक्वस फॉर्म है। अगर हमारा सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में तो और एक गैसियस फॉर्म में तो अगर एक्वस फॉर्म में तो हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे और अगर गैसियस फेज में तो हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम लोग को रेट निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, है ना, चेंज इन प्रेशर। क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है ना, प्रेशर किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ये दो ही होते हैं हमारे पास। तो चेंज इन प्रेशर बटे टाइम इंटरवल, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पास हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम इंटरवल। तो यूनिट देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर प्रेशर की यूनिट की बात करें तो प्रेशर की यूनिट जो होती है क्या होती है, एटीएम होती है। क्या होती है, एटीएम। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम की तो हम बेसिकली सेकंड मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एटीएम सेकंड इनवर्स। क्लियर है, एटीएम सेकंड इनवर्स। क्लियर है बात भाई, बटन सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा कंसंट्रेशन हम लोग किसको ले रहे हैं, कंसंट्रेशन में अपन ले रहे हैं मोलैरिटी को, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एन और लीटर वॉल्यूम। तो एन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, और वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, लीटर। तो मोल अपॉन लीटर ये क्या हो जाएगी, मोलैरिटी की यूनिट होती है। तो कंसंट्रेशन में हम लोग मोलैरिटी को ही ले रहे हैं, तो मोल अपॉन लीटर हो गई किसकी, कंसंट्रेशन की, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड। तो यहां से हमारे पास जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी है, ये जब हमारा जो केमिकल रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही होगी उस केस में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ये होती है। अगर हमारे पास गैसियस फेज में सॉल्यूशन है उस केस में हमारे पास जो यूनिट होती है एटीएम सेकंड इनवर्स होती है। ये पर्टिकुलर डिस्कशन था यूनिट ऑफ रेट का। प्यारों, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, पहला न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन of NO gas in reaction twice NOBr gas is formed है, twice NO gas plus Br2 gas is found to be 1.6 into 10 power minus 4 मोलर पर सेकंड। ये मोलर है, मोलैरिटी की यूनिट मोलर भी होती है, एक तो मोल पर लीटर भी हो गई, मोलर भी होती है। फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन कंजम्पशन ऑफ NOBr। अब यही दोनों वर्ड पे हमें बहुत ज्यादा क्या करना, फोकस करना है, कंफ्यूजन इसी में है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैसे निकालेंगे एक एक करके। फॉर्मेशन अपने को गिवन कितनी है, देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यानी कि जो अपने गिवन है वो गिवन है DNO बटे DT, यही तो होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने बताया था रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो या रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो, बात वही है। तो D ऑफ NO बटे DT हमको कितना गिवन है, 1.6 into 10 power minus 4। अब अपने को निकालना क्या है, निकालना रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, सबके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस का DNO बटे DT, और चूंकि स्टोइकियोमेट्री मैटर करती है रेट ऑफ रिएक्शन तो बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर में यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पर गलती हो गई, यहां पर माइनस का DNOBr आएगा ना, क्योंकि यहां पर NOBr है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगी क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्लस होता है DNO बटे 2DT। अच्छा, इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं ना, जनरली हम लोग इंस्टेंटेनियस ही लेके चलते हैं। अच्छा, आगे हम लोग क्या लिखा है, प्लस का DBr2 बटे DT। ये हमने क्या लिख लिया, रेट लिख लिया। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ही तो निकालना है। अब अपने गिवन क्या है, रेट ऑफ अपने को गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो यानी ये दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी, कितने की वैल्यू, तो इतने की वैल्यू अगर दे रखी तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, भाई इसकी वैल्यू तो मैं गिवन नहीं है, इसी की वैल्यू गिवन है, इतना पार्ट हमको दे रखा है, इतना पार्ट। यानी हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए इतने की जगह क्या लिख देंगे, 1.6 into 10 की पावर माइनस 4। लेकिन बटे में 2 है तो डिवाइड क्या कर देंगे, 2 से। भाई इतने की वैल्यू अपने गिवन है, वो हमने नोट कर ली, और बटे में 2 था, बटे में डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यही तो होगा ना पूरा मिला के। तो यहाँ से 2 से जैसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 1.6 को डिवाइड कराएंगे तो 0.8 into 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यूनिट क्या होती है, यूनिट हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। अगर एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं हम लोग, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr। अब कंजम्पशन यानी क्या हमारा कंज्यूम हो रहा है, यानी रेट ऑफ, इसको हम लोग डिसअपीयरेंस भी बोल सकते हैं। यानी हमको कौन सा पार्ट निकालना है, हमको निकालना है माइनस का DNOBr बटे में DT। हमें केवल इतना पार्ट निकालना है, ये पूरा नहीं निकालना, समझिए बात को, ये पूरा तो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमें केवल रेट ऑफ कंजम्पशन यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अगर इतने पार्ट को निकालना तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। भाई ये चीज अगर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई तो होगा,
तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये तो वही आ गया, ये तो वही आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। वो तो आना ही था। पूछो क्यों? क्योंकि भैया जितना ये डिसअपियर हो रहा है उतना ही तो ये अपीयर हो रहा है। यानी कि हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ दे रखा था 2, अगर ये 2 बन रहा है तो ये 2 खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो अपीयरेंस और डिसअपियरेंस है वो लगभग लगभग बराबर है, इसीलिए दोनों आपस में क्या है ये और ये बराबर है। क्लियर है? लेकिन हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर नहीं है, वो हमारी हाफ थी, इसलिए हमने क्या करते थे डिवाइड कर दिया था। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिस्कशन था। एक दो क्वेश्चन इसके तरीके और लेते ताकि पूरा पल्ला क्लियर होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन का। सो गाइस हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर अ रिएक्शन H2 + I2 gives twice HI, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 ये गिवन है और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना। बहुत आसान है, इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, अगर H2 का एक डिसअपियर होता है तो HI का 2 बनता है, यानी इसका एक डिसअपियर होगा तो इसका 2 बनेगा। यानी कि अगर हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना हो, यानी कि ये चीज इसका क्या है आधा ही तो है भाई। HI का अगर बात करें तो इसका क्या आधा ही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो 1 इंटू 10 पावर -4 है तो आधा हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग करके देखेंगे कैसे करेंगे। तो जो रेट ऑफ बेसिकली रेट ऑफ नहीं, जो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोला ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है माइनस का dH2 बटे में dt गिवन है 1 इंटू 10 पावर -4। अब हमको निकालना क्या है भाई, इसको स्टोइकियोमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो नहीं गिवन है पार्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है dHI बटे dt, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये चीज गिवन है ये चीज निकालनी तो हम लोग क्या सब करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, माइनस का dH2 बटे dt बराबर माइनस का dI2 बटे dt बराबर dHI बटे 2dt। भाई यही तो हमको करना है, ये चीज हमको निकालना है। तो देखिए अब आपको समझिए ये चीज, अब हम लोग किसको उसको बराबर करेंगे, पहले वाले को थर्ड वाले को बराबर करेंगे, क्योंकि ये चीज गिवन है और ये चीज हमको निकालनी है। यानी ये जानकारी हमको कहां से मिलेगी, पहले और तीसरे से। तो अगर इतना पार्ट निकालना है dHI बटे dt, यानी कि ये चीज जो बटे में है ये कहां जाएगी इनटू में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम यहां पे लिख रहे हैं, तो हमारे पास जो dHI बटे जो dt है वो जो डिवाइड वाली चीज है यहाँ पे जो होनी चाहिए यहाँ पे आ जा रही है, यहाँ पे माइनस का 2dH2 बटे dt, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा dHI बटे dt बराबर 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हमको कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 पावर -4, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा 2 इंटू 10 पावर -4। अच्छा माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बस ये बता रहा है कि चूंकि ये क्या था रिएक्टेंट था ना, तो यही पर्टिकुलर क्या डिस्कशन था, वो डायरेक्ट भी कर सकते थे, चूंकि इसका 1 था इसका 2 था, तो अगर इसकी वैल्यू 1 इंटू 10 पावर 4 है तो डबल ही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए गाइस हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, इन अ रिएक्शन टू ए गिव्स प्रोडक्ट the concentration of A decreases from 0.5 milliliter minutes to 0.4 milliliter minutes in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. रेट निकालनी है, यानी कि स्टोइकियोमेट्री फर्क पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले रेट लिख लेते हैं लोग। रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा सिंपल सी बात है, ये रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा माइनस का dA बटे dt, वो भी 2 आएगा बटे में, यही तो होगी रेट। बराबर प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा dP बटे dt, क्या में आएगा प्लस में। लेकिन हमें क्या पता है, हमें तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो पता है वो ए के बारे में पता ना, प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है भाई। वो भी सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट से के ही बारे में पता होता तभी तो प्रोडक्ट बनता है। यानी कि अभी शुरुआत में तो हमें जानकारी प्रोडक्ट के बारे में है ही नहीं, तो शुरुआत में जब बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोललीटर मिनट्स, यानी कि अपने क्या पता है, ये अपने को कंसंट्रेशन पता है। तो भैया रिएक्टेंट होता क्या है, रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन। देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है -0.4 है, मतलब 0.4 है बेसिकली। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी 0.4 है, ऊपर क्या है कंसंट्रेशन ना, ये तो कंसंट्रेशन जो 0.4 हो जाएगा माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.5। अच्छा 10 मिनट में हो रही ना, यानी शुरुआत में टाइम 0 होगा और बाद में 10 मिनट है, तो 10 मिनट है शुरुआत में मिनट में ना 10 माइनस 0, यानी t1 0 है, t2 कितना 10 है। सॉल्व कर लीजिए इसको। अच्छा देखिए ये माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू हालांकि प्लस में ही आती है क्योंकि हमको पता है रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ से कितना आ जाएगा 0.1 बटे में 10, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 0.1 हो जाएगा बटे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे और बटे में 100 है तो ऊपर जाके आ जाएगा 10 पावर -2। अच्छा 10 पावर -2 क्या आया, 10 पावर 2 आया मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अच्छा अगर इसको आप सेकंड में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर मिनट में है तो मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे अगर 60 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिस्कशन था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो हमने 3 क्वेश्चन करवाए। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम और क्वेश्चन आने वाले लेक्चर्स में लेंगे, आपकी भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस ही होती है जो आदमी को यहां से यहां ले जाती है। क्लियर है? तो अब हम लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और गाइस, पढ़ना मत छोड़ें, लगातार रिवाइज करते रहिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आपको चीजें समराइज नहीं हो पाएंगी। रिटेन करना और रिप्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, लगातार इसी तरीके बने रहेंगे, और अगले लेक्चर में काफी नए चीजों के साथ हम लोग क्या करेंगे, आएंगे।